बागेश्वर बाबा का नाम किसने नहीं सुना। आज हमारे साथ राणा मुनि जी हैं, जो कि बागेश्वर बाबा के जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं सारा का सारा इन्हीं के देखरेख में होता है। राणा मुनि जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपके भारत सभी। न्यूज़ में अब राणा मुनि जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफ़र है ये कब से शुरू हुआ, इस अपने बारे में बताइए। सबसे पहले भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो आप देश और दुनिया को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। मैं, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे कवि हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम हैं 3-3, तो वहाँ से एक बीज कविता का अंदर आया। कविता के संस्कार हमने जिए और हम बहुत दूर दूर तक कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए जाते थे। आज जो भी हमारे अंदर कविता का बीज है या हम कविता जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़े कवियों की देन है। कविताओं को सुनते थे, बड़े बड़े कवियों को हमने सुनाया। 100-100, 200-200 किलोमीटर हम केवल कविताओं को सुनने के लिए जाते थे। ये कविता का जो कविता से हम प्रेम करते हैं, जो हमारा साहित्य के प्रति लगाव है, कविता के प्रति लगाव है, तो ये वही दर्शाता है कहीं ना कहीं। और आज लिखकर, पढ़कर, इन बड़े बड़े कवियों को पढ़कर और साहित्य में जितनी भी किताबें हैं, तो थोड़ी बहुत जितना अध्ययन कर पाते हैं समय मिलने के अनुसार, उस अध्ययन के अनुसार आज यहाँ पर पहुँचे हैं और माँ भगवती की इसमें विशेष कृपा है। तो बागेश्वर धाम का आपने जिक्र किया, महाकवि श्री प्रकाश पटेरिया जी हैं, उस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। हमारे बहुत अत्यंत आदरणीय हैं, हमारे प्रतातुल्य हैं। उनकी इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उस कार्यक्रम के जितने भी अभी तक कवि सम्मेलन हुए हैं, उन सभी के संचालन का दायित्व मेरे कमज़ोर कंधों पर उन्होंने सौंपा है और पूरे विश्वास के साथ सौंपा है। और ये मैं बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, माँ भगवती की कृपा मानता हूँ कि आज जितने भी कवि सम्मेलन वहाँ होते हैं और जितने भी होने हैं, मैं वहाँ का संचालन नहीं करता। राणा मुनि जी, जैसे आपने बताया कि आदरणीय पिताजी ऑलरेडी एक काफ़ी विख्यात अच्छे कवि थे, तो ये कविताएं तो आपके रग में एक तरह से देन है, माता पिता का आशीर्वाद है। कुछ कुछ जगहों पे हमने सुना भी है कि बड़े बड़े लोग जब दिल से टूट जाते हैं तो उनके अंदर से कविताएं निकलती है। क्या आपका भी कुछ सफ़र ऐसे ही रहा है क्या? देखिए, ये मोड़ हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन हम शुरू से ही मातृभूमि के प्रति समर्पित रहे हैं। अपने देश को अपनी कविताओं में ढालने का प्रयास किया है। हमेशा देश लिखा है, देश प्रेम लिखा है, राष्ट्रवाद लिखा है। अपने युवा भाइयों को जो इस ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो चैटिंग, सेटिंग, डेटिंग, इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो केवल मेरा प्रयास ये रहा है कि अपनी कविताओं के माध्यम से उनको इस देश के प्रति समर्पित किया जाए, देश के प्रति राष्ट्रवाद का बीज उनके अंदर अंकुरित किया जाए। क्योंकि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश में क्या घटनाएं हो रही हैं उन्हें इससे मतलब नहीं। अगर उनसे बता, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर नहीं आ रहे, वो रील्स की दुनिया से बाहर नहीं आ रहे, तो मेरा प्रयास यही है। तो हम जितने भी वीर रस के कवि हैं, जितने भी हम कवि हैं, सब यही प्रयास करते हैं कि अपने युवा भाइयों को मार्ग पर ला सकें। ये हमारा प्रयास है। रानी जी, आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे संस्कृति देखी जाए तो कविता और कवियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आज की डेट में जैसे आपने जिक्र किया कि युवा पीढ़ी व्हाट्सएप के ऊपर, चैटिंग्स के ऊपर, मॉल का कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, जबकि वेस्टर्न वाले तो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हमने उनकी संस्कृति अपना ली। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कवियों का जो आज की डेट में थोड़ा सा झुकाव है, वो अपने अंदर एक कहीं ना कहीं डर छुपा के बैठे हैं कि क्या इस कविता के मार्ग पे चल के क्या मेरा परिवार पल पाएगा, क्या मुझे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो एजुकेशन, वो फैसिलिटीज़ मैं दे पाऊँगा? ये डर क्यों है और उभरते हुए कवियों के लिए ये डर कैसे निकले और समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आज की जो युवा पीढ़ी है। क्योंकि कवि सम्मेलन से वर्तमान स्थिति में आप ये सोचें कि मैं केवल और केवल कविता के ऊपर डिपेंड होकर अपना घर परिवार चला लूँगा, ये संभव नहीं है। आपको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी जीवन को यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उससे आपका जीवन कटेगा। कविता केवल और केवल शौक के लिए रखना पड़ेगा।
जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे मंच मिलने लग गए हैं, पैसा आने लग गया, उसके बाद आपका निर्णय है, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए। नौकरी छोड़िए, आज कितने बड़े बड़े कवियों ने नौकरी पेशा सब छोड़ दिया है, केवल कविता के ऊपर डिपेंड है। तो जब तक आप कविता में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, जब तक आपको मंच नहीं मिल रहे हैं, तब तक आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक अलग से आपका रोजगार होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कहीं ना जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, लता जी को वहाँ बुलाया गया। माननीय लता जी ने, संगीत ने सैनिकों के अंदर, उनके रगों में वो जोश भर दिया था कि वो अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। ये हमारी संस्कृति है, ये एक तरह से हमें पहचान देती है, और कहीं ना कहीं हमारी पूरी व्यवस्था, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो आर्थिक है, कवियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हमारा फर्ज बनता है, सरकार का बनता है कि हम अपने उभरते हुए कवियों का कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त या उनके लिए कुछ ऐसी नई स्कीम लेके आएं जिससे कि वो बेझिझक बिना 2 वक्त की रोटी के लिए सोचे, अपना कविताओं को और एक अच्छी संस्कृतों को हम आगे बढ़ा सकें। संदीप गर्ग, भारत न्यूज़, धन्यवाद।